और आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर आरसी धीमान जी और आज का संचालन करते हुए और जो भी सदस्य जो हमारे कार्य है सभी को जय भीम। जैसा कि हमें पता है कि हम हर सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमें प्रोफेसर आरसी धीमान जी जो है अपना विशेष जो है संबोधन देते हैं, जिससे कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं और इस अधिकारों को जानने के बाद हम केंद्रीय सरकार है चाहे राज्य सरकार है उनसे अपने जो है अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक बहुत ही अच्छा उपराला किया गया है, जिसके तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हर जो इसमें जितने भी सेक्शंस हैं, इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में प्रोफेसर साहब बहुत ही तफसील से हमें बताते हैं, बताई जाती है। और अपना जो वो एक उसमें एक क्वेश्चन आवर भी रखा जाता है, अगर किसी के भी जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें उसको लेते हैं और उसका बड़े ही विस्तार पूर्वक है जो उसका आंसर देते हैं। इसके लिए हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी बौद्ध का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये जो उपराला किया है उससे हमें क्या मतलब देश में जितने भी इस मीटिंग में या जुड़ते हैं उन सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो उससे पहले अलग अलग जो राज्यों में बटा हुआ था और उन सभी राज्यों को इकट्ठा करने के लिए जो हमें एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी जो सभी राज्यों को एक साथ बांध सके और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबकी जो पावर्स हैं उसको डिफाइन किया जाए। केंद्र सरकार की क्या पावर्स होनी चाहिए या राज्य सरकार की क्या पावर्स होनी चाहिए, उसके लिए एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। जब सभी तरफ देखा गया कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना सकता है, तो उस वक्त हमें जब वहां के जो लीडर थे, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो गांधी थे, चाहे वो पटेल थे, तो उनको कुछ नजर नहीं आया अभी ये इतना काबिल कौन आदमी हो सकता है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। और जब सबने देखा तो सबकी नजर पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तरफ गई और सभी ने यही कहा कि यही एक इंसान है जो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर सकता है, बढ़िया तरीके से उसको बना सकता है। क्योंकि उस वक्त उस समय में इतना पढ़ा लिखा और सूझवान व्यक्ति कोई भी नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में जैसे कि पहले भी बताया गया काफी मेंबर थे, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल, जो सबसे बड़ी भूमिका, क्योंकि बाबा साहब को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, तो बाकी जो सब मेंबर थे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए थे और बाबा साहब जो थे वो उन्होंने एक आर्टिकल पर बहुत ज्यादा मेहनत करके तो तैयार करके उस पर बहस करके उनसे लोगों से इसकी सहमति लेके उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और उसको जो है 2 साल 11 महीने 8 दिन में जो इसको कंप्लीट किया गया और 26 नवंबर 1949 को जो इसको अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। बाकी डिटेल जो है मेरे हिसाब से मैं ज्यादा टाइम ना लूं,
क्योंकि प्रोफेसर साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि हम उनके जो भी वो हमें बताते हैं उनको अपने नोटबुक लेकर उसको करें। के लिए जो कांटेक्स्ट में जो हमारे लिए जो राइट्स दिए गए हैं, अगर हम उसको जब तक अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो हम किसी से भी अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकते। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सम्माननीय एडवोकेट साहब। अब मैं सम्माननीय हमारे आज के संविधान वाचक प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब से निवेदन करूंगा कि वह आज की संविधान चर्चा में अपनी टिप्पणी रखें साहब। धन्यवाद साथियों। मैं स्क्रीन शेयर करके इस संविधान के संदर्भ में आगे की कार्रवाई आरंभ करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संविधान की जीवन को बदल देने वाली वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। आज की इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय जी एवं संचालन कर रहे हैं माननीय मुकेश जी। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के समस्त पदाधिकारी एवं उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष विधायक भूतपूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने भारत देश के अंदर संविधान की शिक्षा लोगों को प्रदान करने के लिए इस वेबिनार का आरंभ किया है। और मैं जो है आर.सी. धीमान आप सभी लोगों को संविधान के संबंध में जानकारी देने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। यह मेरा परिचय है और यह आप लोगों के समक्ष, देश के सभी नागरिकों के समक्ष, समस्त अधिकारियों के समक्ष यह परिचय हमारा और यह हमारी घोषणा प्रस्तुत है। अगर जो है
ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो लर्न राइट एंड टीच, सीखें लिखें और सिखाएं। तो संविधान पर जो है हमको संविधान को सीखना है और सीखने के बाद उसको लिखना है, लिखने के बाद लोगों को सिखाना है। और ये जो है संविधान अगर हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो निश्चित रूप से आने वाली जो जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, अगर इस संविधान को पढ़ेगी समझेगी तो निश्चित रूप से भविष्य में संवैधानिक शासन कामयाब होगा और विधि का शासन का बोलबाला होगा और देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता होगी। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को संविधान में रुचि लेना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों को समझना और समझाना चाहिए। जैसा कि जो है हम लोग फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के संबंध में चर्चा कर चुके हैं और अब हम लोग भाग 4 में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अंदर जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में है और इस जो है भाग 4 को इजी वे में समझने के लिए इसको जो है सरलता से लोगों को समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला यह है कि इसको भारत के संविधान में विभाजित नहीं किया गया है, परंतु अध्यापन की दृष्टि से जो है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है और 3 दृष्टि से इसको जो है समझा जा सकता है। The Constitution of India does not formally classify the directive principle of state policy, but for the better understanding and on the basis of the content and direction, they can be classified into the 3 categories. Number 1, Buddhist principle. Number 2, socialist principle. नंबर 3, इकोनॉमिकल प्रिंसिपल। ये जो भारत का संविधान है इसको इसके अंदर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाग 4 में, इसको सामान्य रूप से अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है मैंने और हम लोग भी करते हैं। पहला है कि बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, यानी इसके अंदर जो है आपको बुद्ध के सिद्धांत दिखेंगे। बुद्ध के सिद्धांतों की दृष्टिकोण से एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू है सामाजिक लोकतंत्र, यानी सामाजिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा है आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी के प्रिंसिपल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक बुद्धिज्म के सिद्धांत के रूप में, दूसरा समाजवादी सिद्धांत के रूप में और तीसरा आर्थिक सिद्धांत के रूप। अब जो है आर्थिक सिद्धांतों और जो है क्या बोलते सामाजिक सिद्धांतों और बुद्धिज्म के संबंध में चर्चा जो है पिछले सेशन में आर्टिकल 36 जब मैंने समझाया था तो उस पर करी है, परंतु जो है संक्षेप में सिर्फ इतना यहाँ पर जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे, इतने ज्यादा सजग व्यक्ति थे, इतना ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति थे कि
परिवर्तन किस तरह से किया जाए, इस विषय में बहुत सावधानी बरती उन्होंने। क्योंकि अगर कोई व्यवस्था चली आ रही है और बड़े लंबे समय से चली आ रही है, और अगर उसको परिवर्तित करना है तो परिवर्तित करते समय या तो बल का प्रयोग किया जा सकता है या बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो है, जब हम बाबा साहब की बुद्धि की बुद्धिमत्ता की बात सोचते हैं, जब मैं सोचता हूँ, खुद मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब कितने इंटेलिजेंट थे। He was the greatest person of the world. He was greatest intelligence of the world. वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है, जब मात्से-तुंग परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि खूनी क्रांतियां गंदगी साफ करने का माध्यम होती है। यानी कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको किसी जो है पुराने विचार को समाप्त करना है तो आपको बल का प्रयोग करके और पुराने विचार को धारित करने वाले लोगों को नष्ट करना पड़ेगा। खूनी क्रांतियां गंदगी साफ करने का माध्यम होती है। जहाँ जो है खून बहाने की बात हो रही है, जो है जो वामपंथी विचार है, जो है मात्से-तुंग का। और दूसरी तरफ जब हम फ्रांस की तरफ जाते हैं और फ्रांस के अंदर जो 1779 में जो क्रांति हुई, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, 3 अधिकारों के लिए जब क्रांति हुई, तो वहां पर भी जो है सड़कों पर लाशें बिछ गई, खून बहा, और तब जाकर के फ्रांस के लोगों को समता और स्वतंत्रता और बंधुता के अधिकार मिले। चाइना के अंदर भी जो है सत्ता परिवर्तन के लिए खूनी क्रांति हुई थी। और जब हम नेपाल की तरफ देखते हैं तो वहां पे भी हिंसा होती है। दुनिया के अंदर जहां जहां पे भी परिवर्तन की बात चलती है, वहां पर हिंसा होती है। परंतु आप यह देखिए कि बाबा साहब इतने विद्वान व्यक्ति थे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के आधार पे, कलम की दम पे उन्होंने भारत में परिवर्तन किया। बिना एक बूंद खून बहाए बाबा साहब ने भारत के अंदर कभी कुचली पिछड़ी जातियों को, जिनको पशु के समान भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, एक पशु पानी पी सकता था लेकिन वो पानी नहीं पी सकते थे। एक फॉरेनर को भारत में आके संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, लेकिन भारत के लोग भारत की भाषा संस्कृत को नहीं पढ़ सकते थे। इस तरीके से जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे नाना प्रकार से जो है विभेद भारत में थे, और असमता का बोलबाला था, आर्थिक असमता थी, जो है राजनीतिक असमता थी, सामाजिक असमता थी। वो सारी चीजों को बाबा साहब ने कलम की दम पे बदल के रख दिया। एक बूंद खून नहीं बहा। ये बाबा साहब की सोच जो है परिवर्तन कर दिया, और एक बूंद भी खून नहीं बहा भारत के अंदर। उन्होंने सामाजिक क्रांति करी, समाज में बदलाव कर दिया। आज जो है जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग जो सम्मान के साथ जी रहे हैं,
वह सम्मान दिला दिया उन्हें। सामाजिक क्रांति करी, आर्थिक क्रांति उन्होंने करी कि जो रिजर्वेशन जो है दिला दिया उन लोगों को, और जो है आज IAS डीएम बन के लोग जो है अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो सामाजिक क्रांति करी, आर्थिक क्रांति करी, राजनीतिक क्रांति करी कि आज जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से लोग विधायक बन रहे, MP बन रहे, मिनिस्टर बन रहे, नाना प्रकार के पदों को ग्रहण। तो ये जो इतना बड़ा बदलाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, वो बिना रक्त बहाए बुद्धि बल के दम पे किया, अपने तर्क शक्ति के आधार पे किया, अपने ज्ञान के आधार पे किया, अपनी पढ़ाई के आधार पे किया। उन्होंने हर विषय की पढ़ाई कर रहा है। तो जब उन्होंने भारत का संविधान लागू किया, बनाया, और बनाने के बाद पार्लियामेंट में रख के हमारे देश के लोगों ने उसको लागू किया, तो उस समय ही जो है प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का ताना बाना बाबा साहब ने बुन करके, और जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी। अब जब हम जो है फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो वो आपने देख ही लिया, समझ लिया। अब जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संबंध में बाबा साहब का यही कहना था कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना किए बगैर लोकतंत्र स्थायी रूप से भारत में कामयाब नहीं होगा। और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए बाबा साहब ने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा है। तो जो है ये थोड़ी सी जो है बैकग्राउंड बताना जरूरी था। और जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, वॉल इन द नेम ऑफ द कास्ट, जाति की जो दीवार थी समाज में, वह असमानता को जो है बढ़ाती थी और समता के खिलाफ। और आर्टिकल 14 डाल के बाबा साहब ने जाति की दीवार को समाप्त करने की नींव रख दी। परंतु जब तक ये राजनीति जो भाग 4 में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अभिवृद्धि को करते हैं, जब तक ये नहीं लागू होते हैं, तब तक वॉल ऑफ द कास्ट गिर नहीं सकते। इसको गिराने के लिए जो है जरूरी है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ईमानदारी से स्टेट द्वारा लागू किया जाए। ये है। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द आर्टिकल 36 इन माय लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनुच्छेद 36 के विषय में समझाया था। और अनुच्छेद 36 वही है जो अनुच्छेद 12 है। यानी जो अनुच्छेद 12 में भाग 3 में दिया था राज्य की परिभाषा, तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा थी, वही भाव, वही अर्थ, वही सेम चीज जो है अनुच्छेद 36 में प्रावधानित की गई। तो अनुच्छेद 36 का भी वही मतलब है कि केंद्र की सरकार और संसद और राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की सरकारें, अन्य प्राधिकारी और अधीनस्थ प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, ये लोग स्टेट हैं। और इन्हीं की जिम्मेदारी है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना, इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो अब आगे चलते हैं कि आर्टिकल 37 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स contained in the part 4
यहाँ पर 4 आप समझ लीजिए। The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in the making law. ये उन साथियों के लिए जो हिंदी को ठीक से समझ नहीं सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी भाषियों के लिए कि इस भाग यानी जो भाग 4 की बात की जा रही है, राज्य के नीति निषेधक और सिद्धांत की बात की जा रही है, वो भाग 4 है। तो भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, कह रहे हैं कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यानी कि जो भाग 4 में प्रावधान दिए गए हैं उसको आप किसी भी न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते, किसी भी न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते हैं। इनको शासन को जो है विधि बना करके लागू करने का कर्तव्य निभाना है। इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू enforce it, but we can't compel them by the court. अगर जो है वो इन उपबंधों को नहीं मानते हैं, नहीं लागू करते हैं, तो फिर उसको लागू करवाया भी नहीं जा सकता है। ये आर्टिकल 37 क्लियर करता है, न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता। कि जैसे कि अब यहाँ पर दोनों में अंतर समझ लीजिए। अंतर समझने से पूर्व जो है मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उस पर जो है जस्टिस B.R. गवई के एक आर्टिकल को संदर्भित करते हुए कहना चाहूँगा कि जस्टिस B.R. गवई जो है इंडियन लीगल में जो है एक आर्टिकल उन्होंने लिखा और प्रकाशित हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द कोर्ट। तो what was he telling about the directive principle? तो ही वो जो telling, वो कहते हैं कि मैं भी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। I thought that I will share some of my views with you on the subject of the significance of the directive principle of state policy in the Constitution of India. As all of us know that the Mahatma Jyotirao Phule and Savitribai Phule had the fight to give chastity to the women in the society. वो आगे लिखते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। Dr. B.R. Ambedkar had said that the women in the country were considered lower in even than the Sudras, and there were at the bottommost pedestal we had economic inequality. वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो महिलाएं हैं
उनकी जो स्थिति है वो शूद्रों से भी बदतर है। बदतर है का मतलब उनका कथन नहीं है, ये मेरा भावार्थ है। और कहने का मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड सेड दैट द वुमेन इन द कंट्री वेर कंसिडर्ड लोअर इवन देन द शूद्रस, यानी कि शूद्रों की तुलना में महिलाओं की स्थिति लो, निम्न, एंड दे वेर एट द बॉटम मोस्ट पेडिस्टल्स, और वह काफी निम्न है। आर्थिक असमानता है। आगे वो कहते हैं द वेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड वेस्टेड विद जमींदार्स and crores of the people were living below poverty line, even finding difficult to ever wages of their livelihood। और करोड़ों लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और उनको जीवकोपार्जन के लिए साधन नहीं। Before the constitution was enacted, the country witnessed a long battle for the getting freedom। संविधान के लागू होने से पूर्व हम इस बात की मतलब जो है देश में ऐसी स्थितियां थी कि जो है लोगों को अपनी आजादी के लिए जंग लड़नी पड़ी। Then along with the battle for getting freedom, there was also a battle for getting their dues by the person who were downtrodden। Therefore, we also witnessed, along with the freedom battle, the fight for the social and economical equality। मतलब जो है जो सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता थी, उस सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना उद्देश्य है। All these factors have paved while making the constitution between 1947 to 1950 and giving its final shape were defined on the November 26, 50। और जो ये परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के कारण, उन व्यक्तियों की वो स्थितियों के कारण जो है संविधान को बनाते समय जो है इन बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है। इट मीन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेड फॉर द equal status of the people in the status of equality of economics, equality of society, सामाजिक इक्वलिटी, सामाजिक जो है असमानता को दूर करना जो है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है। और उसी बात को जो है यहाँ पर हिंदी में भी रखा गया है। इस तरीके से आप देखते हैं कि जस्टिस जो गवई है उन्होंने भी जो है इस बात को कहा कि किस तरीके से भारत देश के संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है। और जो है महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले और डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर सामाजिक समानता और आर्थिक समानता को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। और वर्तमान समय में जो है भारत के संविधान में
उनके संघर्ष का जो है ताना बाना बुना हुआ रखा है। आज उन्होंने इतने संविधान के अंदर आर्थिक समानता और सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता के उपाय कर रखे हैं, जिसकी वजह से जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दुर्बल वर्ग के लोगों को असमानता का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भारत देश के अंदर करोड़ों लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है बनाने का जो उद्देश्य था वह अभी सफल नहीं हुआ। अगर यह सफल होता तो लोग जो है भूख से नहीं मरते, लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं होते, लोगों को रोजगार मिलता, लोग जो है एक अच्छा जीवन जीते, जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही मंशा है। तो जो बाबा साहब ने लिखा है कि जो है आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र के बगैर भारत में लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। तो ये जो है भारत के अंदर जो है आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र को कायम करने का एक टूल्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज द टूल्स टू मेक इकोनॉमिकल एंड सोशली इक्वालिटी। इतना समझ लीजिए। अब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अंतर क्या है? क्योंकि भाग 3 में जो है जो मैंने डायरेक्टिव वो फंडामेंटल राइट्स बताए थे, जिसको मूल अधिकार कहते हैं, वो मूल अधिकार और जो है भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में प्रदत्त अधिकार यानी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, उनमें अंतर क्या है? तो आप यह समझ लीजिए कि जो है जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है, भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। ये जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो देश के नागरिकों को मिले हैं। दीज राइट्स आर फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द पर्सन हु आर इन इंडिया। भारत के अंदर जो व्यक्ति है उसको या भारत के नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट का काम है, इसमें व्यक्तियों का कोई रोल नहीं, हमारा आपका कोई रोल नहीं, इसमें रोल किसका है? स्टेट का है। स्टेट को ये सारे काम करने हैं। स्टेट को क्यों करने हैं? क्योंकि आपने चुनाव जिता करके जिस सरकार को बनाया है लोकतंत्र में, उसके पास पैसा है, उसके पास मशीनरी है, उसके पास सारे संसाधन है। उन संसाधनों से उसको इन कर्तव्यों को पूर्ण करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान दिए गए उनको पूरा करना है। जो टैक्स हम पे करते हैं वो टैक्स स्टेट के पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। स्टेट का कर्तव्य है कि वो हमको ये सारे संसाधन उपलब्ध कराए, क्योंकि वी आर पेइंग मनी, हम पैसा दे रहे हैं, टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो इसलिए दे रहे हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करो, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य की जनता के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं।
इसलिए जो है टैक्स पे कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे कामों के लिए भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो जिस स्टेट के पास टैक्स है, संपत्ति है, हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वो टैक्स है। स्टेट की कोई इनकम नहीं है, स्टेट के पास सिर्फ एक इनकम है, वो है टैक्स। टैक्स के माध्यम से स्टेट की इनकम है, और स्टेट को टैक्स हम वी द पीपल ऑफ इंडिया देते हैं। तो उस टैक्स के माध्यम से जो उनके पास पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसों से वह हमारे लिए इन कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे। इसलिए स्टेट के ऊपर ये लायबिलिटी डाली गई है। इट इज ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट दैट यू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट और यू आर डिफाइंड इन द आर्टिकल 12। आपकी ड्यूटी है, आप करिए, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, आपको भेजा है। आप एग्जीक्यूटिव हो, आप लेजिस्लेटिव हो, आप जो है जो स्टेट की परिभाषा में हो, उनकी जिम्मेदारी है इनको पूरा करना। इसलिए हमारा आपका इसमें कोई रोल नहीं है। हम आप सिर्फ टैक्स पे करेंगे, और उस टैक्स से जो है ये सरकारें जो है इनको लागू करेंगी। हम इतना ही कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हमको मिला हुआ है, और ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है ये स्टेट को मिला है कि ये लो संभालो और ये सब करो। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स यानी जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसको मैंने समझाया है आप लोग को, उनका अगर उल्लंघन होता है तो चूंकि वो हमको मिला है, और अगर उसे कोई छीन लेता है तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमको संविधान ने न्यायालय के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 में रिट डालने का अधिकार दिया है। यानी फंडामेंटल राइट्स में को जो है हम हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 32 क्लॉज 1 के अंतर्गत। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 32 क्लास 2 के अंतर्गत जो है निर्देश, आदेश या रिटे फाइल कर रिटे निकाल देगी हमारे फेवर में। इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को हम स्वयं जाके न्यायालय में ले सकते हैं। परंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर जो है कोई स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू नहीं करती है, उसको नहीं मानती है, उसके प्रावधानों के अनुसार नहीं काम कर रही है, तो हम उस वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम जनता के लोग न्यायालय में जाकर के उस सरकार को कॉम्पेल नहीं कर सकते कि आप ये जो है प्रिंसिपल को क्यों नहीं मान रहे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप इसको क्यों नहीं लागू कर रहे। ऐसा न्यायालय में हम कोर्ट में जाके नहीं कर सकते हैं। ये बात अनुच्छेद जो है 37 में आज मैंने समझाई है। क्या कि ये जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप न्यायालय में जाके नहीं ले सकते, ये न्यायालय से परिवर्तनीय नहीं है, यहाँ पे रोक लग गई है। इट इज डिपेंड ऑफ द स्टेट, यह राज्य के ऊपर निर्भर है कि वह इन कर्तव्यों को पूर्ण करे। दूसरी बात, जब मौलिक अधिकार के संबंध में बात करें तो जो मौलिक अधिकार है वहाँ किसी भी देश में लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। मौलिक अधिकार किसी भी देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में कामयाब होते हैं। दे आर फॉर द एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी।
राजनीतिक लोकतंत्र। और जब हम बात करें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है को अगर ईमानदारी से स्टेट लागू करे तो वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। यानी कि जो है संविधान इतनी खूबसूरती से बना हुआ है कि व्यक्ति को राजनीतिक लोकतंत्र प्राप्त हो रहा है मौलिक अधिकार से, और आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र प्राप्त हो रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स भी कहते हैं। इस तरीके से भारत का संविधान भारत के लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र देने का ताना बाना बनता है। उपाय है, ये एक उपाय है। जैसे एक डॉक्टर जो है के पास एक मरीज जाता है कि जो है मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, मुझे जाड़ा आ रहा है, रात में जो है मुझे रजाई ओढ़नी पड़ती है, गर्मी में कपकपी आ रही, बहुत जाड़ा लग रहा है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसको मलेरिया हो गया है और फिर वह मलेरिया की दवा लिख देता है। एक उपाय लिख देता है पर्चे के ऊपर। एक पर्चे के ऊपर डॉक्टर जो है मलेरिया की दवा लिख देता है, वो एक उपाय है उस जाड़े और उस ठंडक से बचने का। परंतु जब तक उसके तीमारदार, उसके रिश्तेदार उस दवा को खरीद करके उस मरीज को नहीं खिलाते हैं, तब तक उसका जाड़ा दूर नहीं होगा, उसका मलेरिया दूर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा। ये है कहने का। ये है अंतर दोनों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स में। आगे चलते हैं। यहाँ पर स्लाइड जो है कंप्लीट होती है, तो यहीं पर जो है मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके अधिकार हैं राजनीतिक लोकतंत्र के लिए, जिसको मैंने आपको बता दिया। परंतु आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाएगा, और ये लागू तब होगा जब आप अल्लाह मानोगे देश के अंदर, तभी तो लागू होगा। एक बच्चा भी जो है जो नवजात शिशु होता है, उसको माँ दूध नहीं पिलाती है जब तक कि वो तेजी से चिल्लाने नहीं लगता। वो चिल्लाता है, वो रोता है, बोल नहीं सकता, परंतु वो चिल्लाता है, वो रोता है। तब उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि क्या राज्य के कर्तव्य है, व्हाट्स आर द ड्यूटी ऑफ द स्टेट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, और ये ड्यूटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि एक मरीज के लिए दवा लिख दी जाए और उसके तीमारदार दवा ला रहे हैं कि नहीं ला रहे,
बार बार पर्चे में दवाई लिखाते रहे और मरीज को दवा खिलाई नहीं जाए तो फिर क्या होगा, मरीज तो ठीक नहीं होगा। तो अगर ये नीतियां लागू नहीं होंगी तो लोकतंत्र आएगा नहीं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। और जो अभी जस्टिस गवाई का स्टेटमेंट आपने देखा, उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे। क्यों? आज इतने वर्षों के बाद भी जो है, संविधान लागू होने के बाद भी जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का ताना बाना क्यों नहीं बना जा सका? क्यों नहीं जो है लोगों की गरीबी को दूर किया जा सका? क्यों नहीं लोगों की शैक्षणिक स्थिति को सुधारा जा सका? क्यों नहीं लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ जो है प्राप्त हो सके? इस विषय में जो है विश्लेषण कहाँ हुआ, किसने किया, कब किया? कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस विषय में विश्लेषण कर रहे हैं कि जो हमें मिलना चाहिए था वो मिला भी नहीं मिला। तो इस मंच के माध्यम से इतना ही मैं कहूँगा। और ये जरूर मैं अपील करूँगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो चैनल है RBM, उसमें जो है जो वीडियोज हैं उसको आप देखिए। जिनका सेमिनार छूट जाता है उसको देखिए, समझिए, और समझने के बाद उसको कम से कम जो है 100 लोगों को, हर व्यक्ति को शेयर करना चाहिए। ग्रुपों में डालिए भाई, ग्रुपों में डालिए। अगर आप ग्रुपों में डालेंगे तब बात बनेगी। अभी एक जो है अमिताभ बच्चन ने पिक्चर बनाई शोले, एक बार बनाई, उसके बाद जो है उसको पूरे देश के अंदर प्रचारित किया गया, बनाया गया, सिनेमा घरों में लगाया गया और जन जन तक पहुंच गई वो। उसके एक एक डायलॉग, एक एक फीचर्स, एक एक बातें जो है वो जनता तक पहुंची और वो हिट हुई। परंतु जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो अगर जो है डायरेक्टर शोले फिल्म को बनाने के बाद और सिर्फ अपने पास रख लेते और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते तो फिर वो फिल्म हिट नहीं होती। तो कोई भी फिल्म हमारी तब तक हिट नहीं होगी जब तक कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना करे। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ, ये प्रिंसिपल को जो है आप स्वयं भी समझ सकते हैं। और इस वीडियो को कम से कम जो है आप सारे ग्रुपों में, जितने ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, उसको शेयर करिए। जब आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, और जब लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी तो लोग जो है अज्ञान ही रहेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन ही शक्ति है। आज के युग में बाजू बल नहीं, बुद्धि बल ही शक्तिशाली है। इंफॉर्मेशन इज पावर। लोगों को इंफॉर्मेशन दो, एंड इंफॉर्मेशन इज मनी। इंफॉर्मेशन इज मनी। अगर आप ज्यादा लोगों को ग्रुपों में शेयर करेंगे तो यही इंफॉर्मेशन मनी में भी कन्वर्ट होगा। जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। एक मजदूर व्यक्ति, उसके पास कम इंफॉर्मेशन है, वो 500 रुपया कमा रहा है। उसके पास कम इंफॉर्मेशन है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं, इसलिए पैसा कम कमा रहा है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ मनी। अगर कम जानकारी है तो कम पैसा होगा, और ज्यादा जानकारी है तो ज्यादा पैसा होगा। तो आई नो lots of things about the law, so I earn lots of money.
एक डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए वो लाखों रुपया पा लेता है। तो वही कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन इज मनी एंड इंफॉर्मेशन इज पावर। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको शेयर कीजिए, फैलाइए, स्प्रेड इट इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में इसको घर घर पहुंचा दो कि व्हाट्स आर द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्यों जरूरी है। और जब लोगों को मालूम होगा तो लोग जानेंगे तो मानेंगे। ऐसा ही बाबा साहब ने किया। वैचारिक प्रवाह के माध्यम से वैचारिक क्रांति की और विचारों को प्रवाह करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है आज के युग में सोशल मीडिया में, वो है फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर। इन पर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो है लाइक करिए। आरबीएम इंडिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मान्य हमारे आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं प्रतिपाल सिंह जी, उनको बुलाने से पूर्व में आप सभी से एक जानकारी साझा करना चाहूँगा। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ा है कि हमारे संयोजक सम्मानित ताराचंद बोस जी का आज दुखद निधन हो गया है। अध्यक्ष जी उद्बोधन के बाद हम सम्मानीय ताराचंद बोस जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब मैं हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय प्रतिपाल सिंह जी को आमंत्रित करने से पूर्व आज की संविधान वाचन को यहाँ पर हमारे सामने जो प्रस्तुत किया सम्मानीय आरसी धीमान साहब, प्रोफेसर साहब को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद साहब। सम्मानीय एडवोकेट साहब अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर, और आज की अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। सर मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। सम्मानीय शायद एडवोकेट साहब का नेटवर्क वीक होने की वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। शायद ऐसी प्रॉब्लम उनको लग रही है क्योंकि आज नेटवर्क की बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय अध्यक्ष जी से पुनः निवेदन है कि वह आज के अध्यक्ष उद्बोधन रखें। सम्मानीय एडवोकेट साहब, मेरी आवाज आ रही सर? मैं आज की उद्बोधन के लिए सम्मानीय प्रतिपाल साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं सम्मानीय आज के अध्यक्ष उद्बोधन के लिए सम्मानीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वह आज की संविधान वाचन के संबंध में
बहुत बहुत साधुवाद दो शब्द माननीय संचालक जी और हमारे संविधान पाठक माननीय आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत आभार है कि वह बहुत ही सरल शब्दों में संविधान जैसे ऐसे साधारण शब्दों हैं, उसमें संविधान में साधारण हिंदी में है, इंग्लिश में है, कि उनको हम बोलचाल की भाषा में नहीं समझ पाते। आरसी धीमान साहब बोलचाल की भाषा में उन्हें लिपिबद्ध करके स्लाइड बना पहुंचाते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब मेरा आपसे निवेदन है कि सभी साथी ताराचंद भोजी हैं, माननीय मुख्य सम्मान्य सभी साथियों को मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने स्थान पर बैठ करके और दोनों हाथ जोड़ करके हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभ्य सत्ता कर आज की वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी साथी 2 मिनट का मौन। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। और अब हम सभ्य सत्ता करके आज की इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभी साथी अपने माइक ओपन कर सकते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु जखे, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। गं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सत्कमंगल सत्कमंगल। आज की इस संविधान चर्चा संविधान वेबिनार का यहीं पर विधिवत समापन किया जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।